स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कई आर्टिकल में आपने देखा होगा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है उन्होंने बयान दिया है कि अगर चाइना का जो है रूस व्लादिमीर पुतिन के पास एक कॉल चला जाता है तो वो यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। इन्होंने जो है एक चीन का जो है चीन को जो है इन्होंने कहा है कि इस समय राष्ट्रपति पुतिन जो है वो चीन का जो एक इशारा होता है उस इशारे से ही जो है इतने दबाव में आ गए हैं, इतने चाइना के अंडर में आ गए हैं ये, और चीन पर जो है इतना डिपेंडेंसी हो गया है रूस का कि चीन जो कहेगा वो रसिया करेगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो मेरे स्टडी आईक्यू चैनल को जो है स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन ये है कि रूस का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपको बताना है कि रूस का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्राउन भालू, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है शेर, चौथा ऑप्शन है भेड़िया। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चाइना कैन एंड वॉर जो है वॉर इन यूक्रेन विथ अ फोन कॉल। ये जैसा कि आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख छपा हुआ है। आइए इस पर जो हम लोग विस्तार में बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि चीन पर रूस की निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि बीजिंग यदि चाहे तो यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर सकता है। रूस अभी चीन पर इतना निर्भर है कि 56 वर्षीय स्टब ने मंगलवार को हेलेंस्की में एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक फ़ोन कॉल इस संकट को हल कर देगा। यानी उनका कहना है कि राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वो इतने दबाव में है और वो इतना जो है चाइना का जो एक तरह से आप कह सकते हैं चाइना का पपेट हो गए हैं कि चाइना अगर वो जो भी चीज़ कहेगा वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसको तुरंत कर देंगे। इनका कहना ये है। आपको मैं बता दूं कि ये फिनलैंड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और इसकी क्या इतिहास है और इन्होंने ऐसा क्यों कहा। थोड़े से फिनलैंड के इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 1300 किलोमीटर से अधिक सीमा के साथ फिनलैंड अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के खिलाफ नाटो के सीमांकन का आधा हिस्सा गार्ड करता और रूस के साथ सह अस्तित्व का एक कठिन इतिहास है। 1917 में रूसी साम्राज्य के एक ग्रैंड डची के रूप में 100 से अधिक वर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद फिनलैंड ने सोवियत संघ के साथ दो युद्ध लड़े। 1944 में अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों को समर्पित किया। इसके बाद फिनलैंड ने शीत युद्ध के दौरान तटस्थता के एक युग में मजबूरी में चलते मॉस्को की ओर झुकते हुए स्वतंत्रता बनाए रखी, जिसे फिनलैंडाइजेशन के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद नॉर्डिक देश ने स्वीडन के नक्शे कदम पर चलते हुए तुरंत यूरोपीय संघ में प्रवेश की मांग की। दोनों ने 1995 यूरोपीय संघ के शामिल हो गए और 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण तक फिनिश नीतियां निर्माताओं ने लगभग कभी भी रूस को कम से कम सार्वजनिक रूप से प्राथमिक सैन्य खतरे के रूप में पहचाना नहीं। अप्रैल 2023 में फिनलैंड ने जो है नाटो शामिल कर लिया। अब आते हैं अपने जो है आर्टिकल पर कि क्या मामला हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग छोटी सी जो इतिहास है फिनलैंड के बारे में वो आपने जाना। अब चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या मतलब क्या वजह रही है जो इन सब चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो स्टब की टिप्पणियां जो यूक्रेन के सहयोग में चीन के रूस युद्ध प्रयासों के प्रति समर्थन को लेकर बढ़ती नाराजगी को दर्शाती है। वे बीजिंग पर क्रेमलिन को हथियारों के लिए तकनीकी और पुर्जों की आपूर्ति करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप लगाते हैं। अगर वह कहते हैं कि शांति वार्ता शुरू करने का समय आ गया है तो रूस को ऐसा करना होगा। स्टब ने कहा कि उनके पास और कोई विकल्प
नहीं होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार शाम को नियमित कार्य घंटों के बाहर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। इस पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जब ये बयान बाहर आया और न्यूज़ में ये मतलब पब्लिश होने लगी और लोगों के पास पहुंचने लगा, उस समय विदेश मंत्रालय, जो चीन का विदेश मंत्रालय है, वो इस पर किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि वो चीन जानता है कि हमारा अगर कहीं पे कोई चीज़ अगर वो चाहे गलत तरीके से ही पब्लिश हो रहा है लेकिन उसके वर्चस्व को बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं न कहीं चीन जो है उस पर प्रतिक्रिया देने से बचता है और वो इस प्रतिक्रिया को और सर्कुलेट करना चाहेगा। आइए आगे चलते हैं। शी जिनपिंग ने युद्ध पर चर्चाओं में चीन को एक तटस्थ पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी सरकार ने नागरिकों पर हमला और परमाणु के हथियारों के उपयोग की धमकियों पर रूस की आलोचना की है। चीन सैद्धांतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का विरोध करता है, यह कहते हुए केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित दंड का सम्मान करता है, और उसने यूएस और उसके सहयोगियों पर यूक्रेन को हथियार प्रदान करके युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है। शी जिनपिंग ने 16 मई को बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी की और यूक्रेन मुद्दे को हल करने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को शामिल करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान भी किया। शी ने कहा कि चीन इस संबंध में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग और पुतिन के कजाकिस्तान में बातचीत करने की उम्मीद है, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जो बुधवार को राजधानी अस्थाना में शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को बताया होगा कि एससीओ की जो समिट है वो कल बुधवार से जो है स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ नहीं गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा में जो है यहाँ सत्र चल रहा है और उसको लेके पीएम जो है काफ़ी बिजी हैं, और वहाँ पर जो है भारत का नेतृत्व करने हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब जी वहाँ पर रिप्रेजेंट करने गए हैं भारत को। और यूरोपीय संघ के सबसे रूस समर्थक नेता हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से रूस के साथ बातचीत करने और एक त्वरित युद्ध विराम मांग करने की आग्रह किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इसे असहमति जताई। आपको मैं बता दूं कि कोई भी अगर रूस का समर्थक है या किसी, जैसे मान लीजिए इंडिया हुआ या चाइना हुआ या ये जैसे कि आप देख लीजिए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर हुए, तो अगर ये लोग युद्ध विराम की कोई मांग करते हैं या किसी भी चीज़ का शांति समझौता करते हैं, तो जो वहाँ पर फॉरेन कंट्री, जैसे कि मान लीजिए यूरोपीय की कंट्री है, जो यूएसए से थोड़ा लगाव रखता है या फिर नाटो से संबंधित है, उन कंट्री वो क्या करते हैं कि वो उनको अलग थलग देखने लगते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही फिलहाल में एक शांति समझौता जो है अभी हुआ था, वहाँ पर जो है वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन तो थे, लेकिन वहाँ पे रसिया के राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति तो छोड़िए, रसिया की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ऑफिसर या किसी की जो है जो उच्चायुक्त से कोई भी वहाँ पर नहीं था। तो आप अगर शांति समझौता कराना चाहते हैं तो शांति समझौता तब होता है जब जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उन दोनों के जो हेड होते हैं, अगर आप वहाँ के हेड को नहीं बुलाएंगे तो शांति समझौता कैसे होगा। तो ये जो अभी फिलहाल शांति समझौता कराए थे, ये तो बिल्कुल विफल हुई। तो इनका कहना है कि हम शांति समझौता तो कराएंगे लेकिन रसिया के बगैर कराएंगे, तो रसिया के बगैर शांति समझौता होना बिल्कुल असंभव वाली बात है। तो फिलहाल युद्ध विराम की मांग करना सवाल से बाहर है, एक वास्तविक शांति वार्ता की आवश्यकता है, स्टब ने कहा। तो स्टब इतना भी मेरे हिसाब से पता नहीं, लेकिन आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में कि शांति समझौता और युद्ध विराम में क्या फ़र्क है। शांति समझौता तो युद्ध विराम होगा या शांति समझौता होगा, बात एक ही है, क्योंकि शांति समझौता जब होगा तो युद्ध विराम हो जाएगा, या युद्ध विराम होगा तो ही शांति समझौता होगा। तो एक दूसरे की ये पहलू है, बस बात अलग अलग है। इन्होंने कहा है कि युद्ध विराम मांग करना सवाल से बाहर है, एक वास्तविक शांति वार्ता की आवश्यकता है। इसमें दो चीज़ अलग अलग क्या है। रूस केवल शक्ति को समझता है और इसलिए जितना अधिक हम अभी यूक्रेन की मदद कर सकते हैं उतनी जल्दी हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो यूरोपीय देश हैं, इनको लगता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इटली ने जो है शांति समझौता में कहा था कि हम जो है रसिया को जो है बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो ये सब चीज़ जो
क्या है, जो ये स्टेटमेंट आती है वो शांति समझौता के लिए नहीं आती, ये सिर्फ भड़काने के लिए आती है कि रसिया के पास पावर है, पावर से उसको समझाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि रसिया एक छोटा सा कंट्री है जो उसको लोग अटैक करेंगे और अटैक करके उसको समझा देंगे? ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी वाला काम है। और जो शांति समझौता होता है वो दो लोग आपस में ही शांति समझौता कर पाएंगे। चार लोग बैठ के और किसी एक कंट्री के नेता को बुला के और दूसरी कंट्री के नेता को ना बुला के उसकी आलोचना करके आप शांति समझौता थोड़ो कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं यूरोपीय संघ के समझ में नहीं आती है, और यूरोपीय संघ जो है कहीं ना कहीं इस चिंगारी को हमेशा भड़काती रहती है कि ये, अगर आप देखा जाए सही मायने में, तो यूरोपीय संघ आज चाहे तो आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये आर्टिकल आप कहीं पढ़ रहे होंगे, कहीं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, तो उससे आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन रसिया वार अगर आज इतना लंबा खींचा है, तो ये यूरोपीय देशों के कारण है जो इतना वॉर लंबा खींचा है और आज तक चल रहा है। और अगर शांति समझौते की बात आती है, तो अगर शांति समझौता अगर ये करवाना खुद चाहते, तो बिल्कुल अब तक हो चुका होता। इस पर आप लोगों का क्या राय है, और क्या आप चाहते हैं कि शांति समझौता हो, या यूक्रेन वॉर अभी तक चलता रहे? जो ज़ाहिर-सी बात है कोई नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? यूरोपीय संघ का मुद्दा क्या आपने जाना, और चाइना का मुद्दा क्या आपने जाना? तो आपको क्या लगता है कि रसिया चाइना का पपेट हो गया है? और क्या चीज़ें हैं यूरोपीय और चाइना के अंतर में, यूरोपीय देशों का अंतर और चाइना देश का जो है वो उसकी जो रणनीति है, उस पर कितना डिफरेंस है रसिया को लेके? ये चीज़ें आप लोग अपनी राय से जो है कमेंट में बताइएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर इस रिपोर्ट में और कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि रूस का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राउन भालू। ब्राउन भालू जो है राष्ट्रीय पशु है रूस का। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जो है निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।